यो ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का कन्याकुमारी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं बीच में अभी उपस्थित भी हो जाऊंगा आपके बीच में, क्योंकि ये समरी एपिसोड है हमारा और इसमें हम प्लस माइनस दोनों चीज़ें बताते हैं। हम यहाँ पर दशहरे के दिन कन्याकुमारी आ गए थे और दशहरे में आने पर कुछ फ़ायदा भी हुआ तो कुछ नुकसान भी हुआ। नुकसान इस बात का हुआ कि दशहरे के दिन ही यहाँ पे जो फेरी चलती है वो बंद रहती है, क्योंकि सरकारी प्रतिष्ठान है। लेकिन एक फ़ायदा हुआ कि कन्याकुमारी की जो चल प्रतिमा है दशहरे के दिन ही आम जनता के दर्शनार्थ रोड पर एक यात्रा के रूप में निकाली जाती है, जो मैंने अलग से भगवती मरियम्मन टेम्पल के साथ ही अटैच करके हमने दिखाने का प्रयास किया है। तो अभी आपने जो देखा वो सी व्यू पॉइंट था और ये आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च है। ये इस चर्च का भी हमने ब्लॉग अलग से दिया है और पहले दिन आप क्या क्या घूमेंगे ये हमने यहाँ पर देने का प्रयास किया। कन्याकुमारी टेम्पल, सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, विवेकानंद रॉक, त्रिवेणी संगमम, दुगनाधीश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च, गांधी स्मारक मंडपम और कन्याकुमारी म्यूजियम। इतने सारे आइटम आप यदि सनराइज से सनसेट तक लाइव रहते हैं और देखने का प्रयास करते हैं तो ये पूरा आप देख पाएंगे। फिर हम आते हैं सेकेंड डे में। सेकेंड डे में आप सुचिंद्रम, साईं टेम्पल और संजीवनी पहाड़ी, मटूर हैंगिंग ब्रिज, उसके बाद थिरपारप्पा फॉल, साथ ही साथ पुआर बैक वाटर, ऑफ बीट पुआर बैक वाटर। ये नया स्पॉट है। ये कन्याकुमारी से मात्र 82 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ पर उसका झलक भी आपको नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि आप हमारे पुआर बैक वाटर का ट्रिप अलग से हमने पब्लिश किया है। अब आते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के लगभग सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है बस द्वारा। ट्रेन द्वारा भी बेंगलोर से, मद्रास से, मदुरई से, त्रिवेंद्रम से, कोच्चि से, जो प्रमुख शहर है आसपास का, वहाँ से ये बराबर कनेक्टेड है। तो यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो तिरुवनंतपुरम आइए, वहाँ से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर कन्याकुमारी है। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो कन्याकुमारी नाम का रेलवे स्टेशन स्वयं से है। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन लगभग कन्याकुमारी बीच से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है और कन्याकुमारी का जो बस स्टैंड है वो बीच के किनारे ही बना हुआ है। यदि आप बस से आते हैं तो कन्याकुमारी बीच तक बड़े आराम से बस द्वारा ही अप्रोच कर पाएंगे। अभी आप ये सनराइज पॉइंट है कन्याकुमारी मंदिर के ठीक पूरब की ओर, जहाँ से तिरुवल्लुवर और विवेकानंद रॉक का दृश्य सामने दिखाई देता है और इसी जगह पर सनराइज पॉइंट होता है। तो सनराइज पॉइंट आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जो 4:30 और 5 बजे के बीच में होता है, तो समय देखकर आप ज़रूर यहाँ उपस्थित होइए। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप कन्याकुमारी बीच के आसपास ही अपना आशियाना बनाइए। वैसे तो कन्याकुमारी बीच से 3 किलोमीटर के एक राउंड में, हाफ राउंड, क्योंकि 3 तरफ से बीच है, एक हाफ राउंड का सेक्शन कटेगा और उसी हाफ राउंड के 3 किलोमीटर के एरिया में रेजिडेंशियल होटल, लॉज, धर्मशाला आपको मिलेंगे। अभी आप यहाँ के त्रिवेणी संगमम देख रहे हैं। त्रिवेणी संगमम में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और हिंद महासागर, 3 महासागरों का एक संगम है, इसलिए इसको त्रिवेणी बोला गया। त्रिवेणी जहाँ जहाँ होगा वहाँ 3 जलधारा मिलेगी। जैसे कि त्रिवेणी संगम प्रयागराज, वहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और यहाँ पर हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का संगम है। तो ये यहाँ पर घाट बना हुआ है। इस घाट पर लोग नहाते भी हैं और स्किन डिजीज के लिए यहाँ का जल बहुत ही मुफीद है। अगर आपकी इच्छा हो तो ज़रूर यहाँ पर जब तक रहें ज़रूर स्नान करें। ये है थिरपारप्पू फॉल,
ये वाकई में यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। और ये थिरपा रिवर है जिसके ऊपर ये फॉल बन रहा है, और वहाँ डैम का पानी सीधे इसी फॉल में पहले आता है। और ये फॉल अगर देखा जाए तो कन्याकुमारी से ये करीब 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, और त्रिवेंद्रम से भी लगभग इतनी ही दूरी पड़ेगी। अब आइए मटूर हैंगिंग ब्रिज। मटूर हैंगिंग ब्रिज लगभग 53 साल पहले बनाया गया, और ये दो पहाड़ियों के बीच में वही जो अभी थिरपारप्पु फॉल जो आपने देखा, उसी का जल यहाँ नहर द्वारा दूसरे गांव तक पहुँचाने के लिए इस हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया। और आज के डेट में ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन के सामने है। अब हम आते हैं रहने के लिए। आप बीच से 3 किलोमीटर की दूरी तक कहीं भी रुक सकते हैं। आने जाने का बहुत ही मिनिमम आपको सरकारी बस की सुविधा है। 10 रुपया देकर आप बीच तक बड़े आराम से आ सकते हैं। लेकिन हमने अपना आशियाना स्काई आर्क होटल में बनाया, जिसका दृश्य आप देख पा रहे हैं। और इस होटल का टैरिफ हमने 1200 रुपये दिया था। डबल बेडेड AC रूम था मेरा, अटैच लैट बाथ। यदि आप थोड़ा सा बजट को बढ़ा लें तो आप बीच के किनारे 2000 से लेके 3000 के बीच में सेम एकोमोडेशन पा सकते हैं। क्योंकि कन्याकुमारी हम कई बार आ चुके हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा बजट होटल प्रेफर किया। अब आपके सामने आता है सुचिंद्रम। इस सामने जो मंदिर देख रहे हैं, इसका नाम है सुचिंद्रम। यह एक ऐसा मंदिर है जो भगवान शंकर से संबंधित है। सुचिंद्रम मंदिर का डिटेल में हमने अलग से ब्लॉग दिया है। यहाँ पे केवल हम आपको झलक दिखा पा रहे हैं, उसका डिटेल हम यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। तो चलिए सुचिंद्रम मंदिर आप देखिए, और हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं। मित्रों, आज कन्याकुमारी के समरी एपिसोड में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट केशव जी। कई लोगों ने पूछा कि मेरा पूरा नाम क्या है। मेरा पूरा नाम केशवनाथ है, और लोग प्रेम से केशव जी बोलते हैं, तो हमें भी केशव जी बोलना पड़ता है। आइए इस एपिसोड में आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि कन्याकुमारी में क्या क्या देखेंगे, कहाँ रुकेंगे, रुकने के लिए कौन सी जगह सुटेबल होगी, कितना खर्चा आएगा। तो कुल मिला के एक कंप्लीट गाइड हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आइए हमारे बीच बने रहिए और समरी एपिसोड ऑफ कन्याकुमारी। भगवती अम्मन टेम्पल, जिसका नाम कन्याकुमारी मंदिर भी है। इस मंदिर में मैं बिल्कुल आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि मॉर्निंग के टाइम में आप आइए। सुबह के समय यदि आप आते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसे में बहुत बेहतर है संध्याकालीन त्रिवेणी संगमम दर्शन करिए, और सनराइज़ की जगह पर अगर आपने सनराइज़ देखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप सनसेट देखिए। और सनसेट देखने के साथ ही साथ आप कन्याकुमारी मंदिर में सनसेट के बाद लगभग 7 बजे तक अंदर प्रवेश करिए, और प्रवेश शुल्क आपसे 20 रुपया सभी से लिया जाएगा। यहाँ फॉर ऑल 20 रुपीज़ लिया जाता है, और जेंट्स को अपर बॉडी ओपन कर देते हैं जेंट्स का यहाँ पे, और लेडीज़ में कोई प्रतिबंध नहीं है, वो कैसे भी जा सकती हैं। तो इस सुविधा के साथ आप भगवती अम्मन मंदिर यानी कि कन्याकुमारी मंदिर का दर्शन करिए, और दर्शन करने के साथ ही साथ फिर 8 बज जाएगा लगभग। तो मंदिर के पास ही एक भोजनालय है। भोजनालय का दृश्य हम शायद इस एपिसोड के लास्ट में देंगे आपको। तो उस भोजनालय का नाम है त्रिवेणी रेस्टोरेंट। तो त्रिवेणी के नाम से ही है, तो उसमें खाना खाइए। मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे शुद्ध शाकाहारी खाना चाहिए था। और वहाँ पे उनका मुझे जैन थाली जो थी 175 रुपये में 4 रोटी चावल
2 सब्जी, दाल, कढ़ी, पापड़, अचार, इतना मुझे बहुत प्यारा लगा। तो त्रिवेणी के लिए मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूँगा। अब ये सामने आपके जो दिख रहा है ये काशी विश्वनाथ मंदिर है और ये दुग्ध सरोवर है। यहाँ पे किसी ज़माने में लोग बताते थे कि इसका जल दूध जैसा श्वेत हुआ करता था और इसी के सरोवर के किनारे भगवान काशी विश्वनाथ जी विराजमान हैं। तो इस मंदिर का दर्शन आप प्रातः जरूर करिए। ये विवेकानंद नगर में है और कन्याकुमारी बीच से मुख्य मार्ग पर लगभग 2 किलोमीटर आने पर ये पड़ेगा। यदि 2 किलोमीटर आप पैदल चल सकते हैं तो बेशक आइए, अदरवाइज कन्याकुमारी बीच से आप कोई भी बस ले लीजिए और उनको बोलिए कि मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर उतरना है, तो बिल्कुल मंदिर के गेट पर ये छोड़ देंगे। मुख्य सड़क मार्ग पर ही ये मंदिर है। तो ये मंदिर का जो विग्रह है ये बृहदेश्वर टेम्पल के जो महाराजा रहे, राजा, उन्होंने इसको बनवाया। लेकिन मंदिर अति प्राचीन है और यहाँ का जो शिवलिंग है वो काशी से मंगाया गया था और मंदिर की प्राचीनता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लगभग 3000 पुराना मंदिर, 3000 वर्ष पुराना मंदिर आपको देखने से ही मिलेगा। और मंदिर में जो भगवान का शिवलिंग है वाकई में देखते बनता है। तो ये आप देखिए, यहाँ पर भगवान शंकर अपने शिवलिंग में और विराजमान हैं और पूरा का पूरा शिव परिवार भी यहाँ आपको मिलेगा। सुचिंद्रम मंदिर के ब्लॉक के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर भी हमने विधि से दिखाने का प्रयास किया है और मंदिर के एक एक विवरण को हमने वहाँ दिखाने का पूरा प्रयास किया है। और अभी आप ये हमारे समरी एपिसोड में वो सारी चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करते हैं जो किसी भी स्पॉट को टारगेट करने के लिए सफिशिएंट होता है। अब आइए यहाँ के मौसम के बारे में। यहाँ पर हमेशा एक जैसा मौसम बना रहता है और यहाँ का मौसम ह्यूमिड वाला होता है। ह्यूमिड का आशय है कि सवेरे 10 बजे से लेके और सायंकाल 4 बजे तक आपको गर्मी लगेगी ही लगेगी और आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए बेहतर होगा कि आप सुबह 7 बजे निकलें और लोकल साइट अगर कर रहे हैं तो 10-11 बजे तक आप लोकल साइट करके और वापस अपने होटल आ जाइए और फिर होटल में खाना खाइए, साथ ही साथ थोड़ी देर विश्राम करिए और सायंकाल 3:30-4 बजे तक फिर निकलिए और रात्रि के 8 और 9 बजे तक फिर अपना लोकल साइट पूरा करिए। तो ये एक समय के अनुसार है। यहाँ पर रात तो थोड़ा ठीक रहेगा लेकिन दिन में बहुत ह्यूमिड होगा और गर्मी आपको काफ़ी लगेगी। ह्यूमिडिटी की गर्मी भाप जैसी गर्मी होती है क्योंकि समुद्र का भाप सूर्य की किरणों से बनता है और जब भाप आपके शरीर को टच करता है तो अन्य जगहों की कंपैरिजन में यहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से आप पूरा फुल डे का टूर जब कभी भी करें, जैसे कि एक दिन का पूरा फुल डे का टूर है पुआर बैक वाटर का, तो उसके लिए आप एसी कैब की व्यवस्था जरूर करिए। बिना एसी के डे टूर यहाँ करना मैं तो नहीं एडवाइस करूँगा कि आप बिना एसी कार के आप यहाँ का डे टूर करिए, क्योंकि दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बहुत ह्यूमिड होने के कारण आपको गर्मी लगेगी और वो अनबियरेबल गर्मी होगी। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है, तो आप इन्हीं महीनों में ही प्रोग्राम बनाएं। वैसे तो आने के लिए कन्याकुमारी लोग हर महीने में आ जाते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया में गर्मी पड़ रही है और जब यहाँ आएंगे तो आपको और गर्मी मिलेगी, तो आपके टूर का मज़ा ज़्यादा रहेगा। तो बेहतर होगा कि आप यहाँ पर अक्टूबर से लेके मार्च तक का मौसम बहुत अच्छा होता है और दिसंबर और जनवरी में यहाँ काफ़ी भीड़ आती है। इसलिए अगर दिसंबर जनवरी में आ रहे हैं तो होटल ऑनलाइन बुक करा कर ही आएँ। तो ये मेरा ये बहुत वैल्यूएबल एडवाइस है और आइए आगे कुछ और भी बताने का आपको प्रयास करते हैं। अगले दिन जो हमने फुल डे का टूर किया उसमें साईं बाबा टेम्पल,
संजीवनी पहाड़ी, सुचिंद्रम मंदिर, नारायणी तीर्थ, मटूर हैंगिंग ब्रिज, तिरुपरप्पू फॉल और साथ में पुआर बैक वाटर, ये इतना इंक्लूड था। और इतने के लिए नॉन एसी गाड़ी 2800 रुपये में और एसी गाड़ी 3300 रुपये में मिल रही थी। मैंने एसी गाड़ी ही लेना उचित समझा। तो ये इस तरह से सेकेंड डे का जो टूर है वो बहुत ही अच्छा टूर है और वो लगभग ये मान के चलें कि सबसे अधिक दूरी वाला पुआर बैक वाटर है जो कन्याकुमारी से 82 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके बाद लौटते समय सारे स्पॉट पढ़ते जाएंगे और एक एक करके देखते हुए आप लगभग 7:30-8 बजे रात तक आप वापस कन्याकुमारी आ जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप 2 दिन के विजिट पर आए हुए हैं, मिनिमम 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। यदि 2 दिन के विजिट पर आए हैं तो 1 दिन लोकल साइड करिए और 1 दिन आप एक्सर्शन में दूर जाने वाले में पुआर बैक वाटर, साथ में इतने सारे स्पॉट जो हमने बताए उसको अपने जर्नी के साथ इंक्लूड करिए। वैसे जो भी स्पॉट होते हैं उनकी अपनी एक वैल्यू होती है, उनके अपने नज़ारे होते हैं, लेकिन इन सब में कन्याकुमारी ट्रिप में हमने जो नया स्पॉट पुआर बैक वाटर देखा वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। और यदि आप पुआर एक जगह है वो कोवलम बीच जाते समय कन्याकुमारी से जब आप कोवलम की तरफ जाएंगे, बस से डायरेक्ट बस सेवा भी है, तो कोवलम जाते समय पुआर जगह पड़ेगा, आप वहाँ बस भी ड्रॉप कर सकते हैं बस से। और बस जहाँ पे छोड़ेगी वहीं पर लाइन लगी हुई है बैक वाटर अरेंजमेंट करने वाले मैनेजरों की और उनके क्लब की। वहाँ से आप किसी भी क्लब को बुक भी कर सकते हैं और वहाँ रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अतिरिक्त समय है तो आप बेहतर होगा कि आप एक रात पुआर बैक वाटर के लिए वहीं नाइट स्टे करिए और साथ ही साथ पूरा आनंद लीजिए पुआर बैक वाटर का। यहाँ पर पुआर नदी अरेबियन सी से जो मिलती है तो उनके मिलने की जो एक एंजॉयमेंट है, जो एडवेंचर है, जो मिरेकल है, वाकई में मन को एकदम प्रसन्न कर देगा। तो इस टूर का हमने अलग से ब्लॉग दिया है, मेरा मानना है कि आपको वो पसंद आएगा, तो ज़रूर देखिएगा। और ये इस तरह से कन्याकुमारी का एक विधि से हमने एक एक चीज़ें बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर सनराइज़ हो रहा है अभी, और ये देखिए सनराइज पॉइंट, ये त्रिवेणी संगमम तट पर ही ये पॉइंट है। यहाँ से सनराइज और सनसेट दोनों बहुत अच्छे दिखते हैं। इस समय सनसेट हो रहा है। सनसेट होना भी अपने आप में देखना, क्या कहने, तीनों समुद्रों के बीच में भगवान सूर्य अस्त होने जा रहे हैं, जो कल सुबह तक के लिए हम लोगों से विदा ले रहे हैं और सुबह नई ऊर्जा के साथ फिर वो सनराइज बनकर हमारे सामने आएंगे। तो इस तरह से ये सनसेट एट त्रिवेणी संगमम कन्याकुमारी। कन्याकुमारी की त्रिवेणी संगमम तट 3 बार जरूर देखिए। सनराइज के टाइम पर अलग छटा दिखती है त्रिवेणी संगमम की, और जब चिलचिलाती धूप हो दिन के 12-1 बजे तो इसकी एक अलग छटा दिखती है। और साथ ही साथ जब सनसेट होने लगता है तो भी क्या कहने हैं, उसका एक अलग आनंद है। और सनसेट के बाद जब नाइट हो जाए, और इस समय आप नाइट का दृश्य देख रहे हैं, तो नाइट में भी त्रिवेणी संगमम तट वाकई में पर्यटकों से भरा रहता है और आप पूरी रात यहाँ घूम सकते हैं, कहीं कोई डर नहीं है। वाकई में कन्याकुमारी जैसा स्पॉट बहुत मुश्किल से मिलेगा। एक अलग नैसर्गिक छटा, अलग एडवेंचर, लैंग्वेज का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जी भर के हिंदी बोलिए,
जी भर के अंग्रेजी बोलिए, जी भर के मलयालम बोलिए, जी भर के कन्नड़ बोलिए, और तमिल तो है ही है यहाँ पे। तो लैंग्वेज का भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कन्याकुमारी में। लेकिन कन्याकुमारी को छोड़कर कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा। तो बेहतर है कि कन्याकुमारी आइए और दिल खोल के आइए। चलिए अब हम आपको त्रिवेणी रेस्टोरेंट में लिए चलते हैं और वहाँ पर हमने जैन थाली खाया और इनके और भी हमने खाने का एंजॉय लिया, लेकिन जैन थाली नंबर 1 पे था जिसका टैरिफ 175 रुपये था। तो आइए आपको जैन थाली भी दिखाते हैं और त्रिवेणी रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं, और उसके बाद हम आपके सामने इस समरी एपिसोड का समापन भी करेंगे। कन्याकुमारी से हम लोग मदुरई चले गए थे और मदुरई में जाके मीनाक्षी टेम्पल हम लोगों ने देखा, साथ में एक मरियम्मा टेम्पल भी देखा हम लोगों ने वहाँ। और मदुरई मंदिर में थोड़ा सा बड़ा ऑड लगा दर्शन को लेके, तो हमने उस दर्शन को भी आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया कि कहाँ कहाँ मंदिरों में भी यदि भगवान है तो उस भगवान के बीच में हमें कहाँ कहाँ हमारे मानवीय पैगंबर ही कह लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ वो छल रहे हैं, वो मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए यहाँ से इसके बाद अब हम मदुरई का एपिसोड आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार।